और सीधा बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल रात पीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी के ऐलान के बाद अब महंगाई का एक और झटका लगा है। सीएनजी के दाम में एक बार फिर बढ़ गए हैं। 1 किलो सीएनजी की कीमत में 2.5 रुपए का इजाफा हुआ है। दिल्ली में अब सीएनजी की कीमत 71 रुपए 61 पैसे हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल रात पीएनजी के दामों में इजाफे के बाद आज की सुबह महंगाई के एक और झटके की खबर के साथ हुई, जहां सीएनजी की कीमत में एक बार फिर इजाफा हो गया है। अब दिल्ली में आपको 1 किलो सीएनजी के लिए 71 रुपए 61 पैसे चुकाने होंगे। 1 किलो सीएनजी की कीमत में 2.5 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो आज पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़े, लेकिन सीएनजी की कीमत में इजाफा हो गया है। 2.5 रुपए किलो बढ़ा दिए गए हैं सीएनजी के दाम। जंग के मैदान में डटे यूक्रेन को अमेरिका की ओर से फिर एक बड़ी मदद मिली है। बाइडेन ने यूक्रेन को $800 मिलियन की सैन्य मदद का ऐलान किया है। ज़ेलेंस्की ने बाइडेन का शुक्रिया कहा है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। जंग के मैदान में डटे यूक्रेन को अमेरिका की ओर से एक बार फिर बड़ी मदद मिली है। बाइडेन ने यूक्रेन को $800 मिलियन की सैन्य मदद का ऐलान किया है। ज़ेलेंस्की ने बाइडेन का शुक्रिया कहा। रूस यूक्रेन जंग का आज 50वां दिन। यूक्रेन की हालत रोजाना खराब होती जा रही है। अमेरिका ने उसके लिए $800 मिलियन की बड़ी सैन्य मदद मंजूर की है, लेकिन यूक्रेन तो तबाह हो चुका है। सबसे ज्यादा कमी वहां खाने की और पीने के साफ पानी की हो रही है। एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय सिंह कीव के बूचा में ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। उनकी ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। यूक्रेन के जिस शहर बूचा में हुआ था नरसंहार, वहां ग्राउंड जीरो पर पहुंचा एबीपी न्यूज। हम बूचा शहर में मौजूद हैं। आज घटनाक्रम बदला है, चूंकि यूक्रेन ने रूस पर आरोप लगाया है कि रूस ने जनसंहार किया है, वॉर क्राइम किया हुआ है और युद्ध नियमों का उल्लंघन किया है। ऐसे पर आरोप लगाया कि बूचा के आम लोगों को रूस ने निशाना बनाया, उन्हें प्रताड़ित किया और उन्हें मारा। ऐसे पर इन शवों को, जो कि पहले दफनाया गया था, उन शवों को एक बार फिर से निकाला जा रहा है। इसकी वजह यह है कि एक बार शवों को निकालकर उनकी पहचान किया जा सके, साथ ही साथ फॉरेंसिक जांच या जांच में यह पता लगाया जा सके कि आखिरकार किस वजह से इन नागरिकों की मौत हुई। क्या वाकई में गन शॉट से उनकी मौत हुई, ब्लास्ट में उनकी मौत हुई, या फिर उनके साथ यातनाएं दी गई और यातना की वजह से उनकी मौत हुई। इसीलिए इन शवों को एक बार फिर से निकाला जा रहा है और इसके जांच के लिए खुद यूरोपियन यूनियन के सदस्य, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का एक बड़ा जमावड़ा आप देख सकते हैं, जो कि यहाँ पहुंची हुई है और सभी के सामने शवों को निकाला जा रहा है। रूस के खिलाफ वॉर क्राइम का मुकदमा चलाने की तैयारी हो चुकी है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन और रूसी सेना के खिलाफ बूचा शहर से एक एक सबूत जमा किए जा रहे हैं, जिससे शिकंजा मजबूती से कसा जा सके। शव को बारी बारी से निकाला जा रहा है। पहले फोटोग्राफी की जा रही है, उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है और एक प्राथमिक जांच की जा रही है। और इस प्राथमिक जांच करने के बाद इन शवों को अस्पताल भेज दिया जाएगा। अस्पताल में इसकी फॉरेंसिक जांच होगी, उसकी रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि क्या वाकई में यातना देकर इन लोगों की मौत हुई है, हत्या की गई है। बूचा पर रूसी सेना ने जबरदस्त हमला किया था। पूरा शहर तबाह हो चुका है। टैंकों से, तोपों से, मिसाइलों से हर तरफ से हमला किया गया। हमले की निशानियां अभी तक बूचा में मौजूद हैं। हम यूक्रेन के होस्टोमिल शहर में हैं और होस्टोमिल में रिहायशी इलाकों को रूस ने निशाना बनाया। ये होस्टोमिल इलाके का एक रिहायशी इलाका है। आसपास देखिए आप बंगलो है और 20 सड़क पर देखिए एक बड़ा सा मिसाइल आकर यहाँ पर धंस गया है। लगभग 4 फुट, जितना आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, 4 फुट ये मिसाइल अंदर धंसा हुआ है। फिलहाल इसे यूक्रेन की सेना ने न्यूट्रलाइज कर दिया है और ये अब फटेगा नहीं, लेकिन ये कितना शक्तिशाली मिसाइल लॉन्चर था, जो कि सीधे जमीन में 4 फीट अंदर गया है। अगर ये फटता तो इस पूरे इलाके में तबाही ला देता और इस प्रकार के कई रॉकेट लॉन्चर रूस ने इस इलाके में दागे हैं। कुछ हिस्सों को यहाँ निकाला गया है, काफ़ी वजन है और यहाँ लगभग जो सड़क है, यहाँ कई इसी प्रकार से तस्वीरें देखने को मिल रही हैं कि जगह जगह पर इस प्रकार से मिसाइल आकर घरों में या फिर घरों के जो अहाते हैं वहां पर या फिर सड़कों पर इस प्रकार से धंसे नजर आ रहे हैं। सिर्फ शहर ही नहीं, गांव के गांव भी तबाह हो चुके हैं। चारों तरफ वीरानगी छाई हुई है। जमीन पर जिंदा कारतूस फैले हुए हैं। हर तरफ सिर्फ तबाही और बर्बादी ही दिख रही है। ये जो आप बस देख रहे हैं, इस बस में यूक्रेन के लोगों को ले जाया जा रहा था, जिसे रूस की सेना ने निशाना बनाया और इस पर हिट किया और देखिए पूरा जो बस है वो क्षतिग्रस्त हो गया। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली चीज़ आपको दिखेगी, ज़मीन देखिए, आपको यहाँ पर
ये देखिए बुलेट सेल्स, आपको जगह जगह बुलेट सेल्स मिल जाएंगे। यहाँ देखिए, ये देखिए बुलेट सेल्स, और कुछ अभी लाइव बुलेट सेल्स हैं, अभी वो ख़राब नहीं हुए हैं। देखिए जहाँ जहाँ आपकी नज़र पड़ेगी आपको बुलेट सेल्स ही पूरे गांव में दिखाई देंगे, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी व्यापक यहाँ पर फायरिंग हुई होगी। एक पल के लिए लगा कि ये कोई छोटे छोटे कंकड़ पत्थर हैं, लेकिन ये सब बुलेट्स यहाँ पर पड़े हुए हैं। बूचा पर एक के बाद एक लगातार मिसाइलें बरसाई गईं। इसमें बैलिस्टिक मिसाइलें भी शामिल थीं और एयरफोर्स के द्वारा जहाज से छोड़ी गई क्रूज मिसाइलें भी थीं। मिसाइलों ने यहाँ सबसे ज्यादा तबाही मचाई। हम यूक्रेन के होमस्टेक और बूचा शहर के बीच के एक रिहायशी इलाके में हैं, और यहाँ ये जो आप सड़क देख रहे हैं, यहाँ पर दोनों तरफ की सेनाओं के बीच जबरदस्त एक टैंक फाइट हुई। रूस की सेना और यूक्रेन की सेना यहाँ पर आमने सामने थी। ये जो टैंक का हिस्सा है ये सड़क के किनारे, और एक जो दूसरा टैंक है वो सीधे घर की तरफ जाकर गिरा हुआ है। आधा हिस्सा आपको ये जला हुआ टूटा हुआ नजर आएगा, और ये उसके पहिए। वो टैंक सीधे इस घर के अहाते में पहुंचा। यहाँ जबरदस्त लड़ाई हुई यूक्रेन की सेना और रूस की सेना के बीच में, और जो रूस की सेना का जो टैंक है उसका हिस्सा हम यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ आसपास के जितने भी घर आपको दिखेंगे, सबकी हालत देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ किस प्रकार की युद्ध की स्थिति बनी थी, युद्ध हुआ, और कितना ज़्यादा यहाँ पे नुकसान हुआ, कितना ज़्यादा क्षति हुआ। फिलहाल यहाँ जो यूक्रेन के सैनिक हैं वो मुआयना कर रहे हैं कि उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें मिले जिससे वो पुख्ता कर सके कि किस प्रकारों का हथियारों का इस्तेमाल रूस की सेना ने किया हुआ था। यहाँ एक मॉल पर रूसी सेना का सबसे बड़ा अटैक हुआ। मॉल के पीछे यूक्रेनी सेना ने अपना मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर लगाया हुआ था। ड्रोन से पहले रूस ने जगह की पहचान की, फिर हमला कर दिया। बूचा शहर में हम जिस जगह पर मौजूद हैं, यहाँ इस शहर का सबसे बड़ा मॉल था एपिसेंटर मॉल। लेकिन एपिसेंटर मॉल की क्या हालत हुई है इस युद्ध में, इन तस्वीरों को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं। यहाँ रूस की सेना ने एयर स्ट्राइक किया था और बमबारी की थी, जिसके बाद ये पूरा मॉल तबाह हो गया। जिसके बाद से इस इलाके में खाने पीने की बहुत ज़्यादा किल्लत हो गई, लोगों को यहाँ से पलायन करना पड़ा। आपको बताएं कि बूचा शहर का ये सबसे बड़ा मॉल है, एपिसेंटर मॉल। लेकिन अब तो जो ऊपर लिखा हुआ एपिसेंटर था वो भी आपको नहीं दिख रहा होगा, और पूरी तरह से ये जो मॉल है वो क्षतिग्रस्त हो गया है। जाहिर है बूचा और इसके आसपास का पूरा इलाका तबाह हो चुका है। अगर कुछ बचा है तो जंग में इस्तेमाल किए गए हथियारों का मलबा, जो बता रहा है कि बरसों में बसाए गए शहर कैसे कुछ घंटों में तबाही का ढेर बन जाते हैं। और आपको ये जरूर याद होगा कि जंग शुरू होने से पहले रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने नेटो संगठन और अमेरिका को चेतावनी दी थी कि जरूरत पड़ी तो रूस परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से परहेज नहीं करेगा। उनके बयान के करीब 2 महीने के बाद पहली बार पुतिन परमाणु हमला करने वाले सूटकेस के साथ नजर आ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पिछले 49 दिनों से यूक्रेन जो झेल रहा है, क्या उसके साथ उससे भी भयानक कुछ होने वाला है? क्या अभी जिस तरह रूसी सेना के हमले में यूक्रेन के शहर तबाह हो रहे हैं, क्या उससे भी ज्यादा तबाही आने वाली है? क्या यूक्रेन के साथ लंबी खिंचती जा रही जंग दुनिया को दूसरी बार परमाणु युद्ध की तरफ ले जा रही है? ये सारे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उस ब्रीफकेस के साथ नजर आए जिसे लंबे वक्त से किसी ने देखा नहीं था। ये वो ब्रीफकेस है जिसमें परमाणु बम चलाने वाला रिमोट कंट्रोल रखा हुआ है। सवाल ये है कि आखिरकार पुतिन परमाणु बम वाला ब्रीफकेस दिखाकर क्या संदेश दे रहे हैं। इस वीडियो में आप राष्ट्रपति पुतिन के पीछे इस शख्स को देख सकते हैं। इसके हाथों में एक बैग नजर आ रहा है। कहा जा रहा है कि ये वो ब्रीफकेस है जिसमें रूस के पास मौजूद न्यूक्लियर मिसाइलों को लॉन्च करने का रिमोट है। न्यूक्लियर ब्रीफकेस के साथ पुतिन के इस वीडियो ने पूरी दुनिया में सिहरन पैदा कर दी है। दुनिया भर के न्यूज वेबसाइट्स पर इसे बेहद प्रमुखता से जगह दी गई है, क्योंकि यूक्रेन की लड़ाई जिस तरह खिंचती जा रही है उससे लोगों में डर बढ़ रहा है कि कहीं रूस जंग खत्म करने के लिए परमाणु बम का इस्तेमाल तो नहीं करेगा। परमाणु हमले का खतरा इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि मंगलवार को ही पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन में रूसी सेनाएं तब तक नहीं रुकेंगी जब तक वो अपने सारे लक्ष्यों को हासिल नहीं कर लेती।
पुतिन का ये बयान और न्यूक्लियर ब्रीफकेस का उनके साथ दिखना संशय को और ज्यादा बढ़ाता है। हालांकि रूस की भी नीति पहले हमला करने की नहीं है, पर युद्ध नीतियां कब बदल जाती हैं कहा नहीं जा सकता। पुतिन के साथ जो न्यूक्लियर रिमोट वाला ब्रीफकेस दिखा है वो साल 1980 से ही मौजूद है, लेकिन पहली बार वो 3 साल पहले दिखा था। पहली बार एक रूसी टेलीविजन शो में अंदर से उसकी तस्वीर दिखाई गई थी। तब दुनिया को पता चला था कि रूसी न्यूक्लियर अटैक को अंजाम देने वाला सूटकेस में क्या होता है। ये वीडियो 2019 में रूसी टेलीविजन पर दिखाए गए उसी शो का है, जिसमें पहली बार दुनिया ने देखा कि न्यूक्लियर हमले को अंजाम देने वाला रूसी रिमोट कंट्रोल कैसा है। सूटकेस खुलते ही उसके भीतर कुछ ऐसा नजर आता है। इसमें बहुत सारे बटन्स मौजूद हैं। एक कीपैड है जिसमें 1 से लेकर 0 तक के नंबर लिखे हैं, साथ ही कुछ लाइट इंडिकेटर्स हैं। एक छोटी सी स्क्रीन है और नीचे 4 बटन हैं, 2 ग्रे कलर के, एक सफेद और एक लाल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर पुतिन चाहें या फिर जिसके हाथ में ये ब्रीफकेस हो वो चाहे कि परमाणु बमों से लैस मिसाइलों को फायर कर दे, तो वो ऐसा नहीं कर सकता। गलती से भी ऐसा ना हो जाए, इसके लिए भी फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च करने के लिए इसी तरह के 3 सूटकेस होते हैं। पहला सूटकेस राष्ट्रपति के पास होता है, दूसरा सूटकेस रक्षा मंत्री के पास होता है, तीसरा सूटकेस चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के पास होता है। राष्ट्रपति के आदेश के बाद तीनों ही सूटकेस को एक्टिवेट किया जाता है। हमले का आदेश मिसाइल ऑपरेटर तक तभी पहुंचता है जब तीनों ही सूटकेस में डाले गए लॉन्च कोड्स मैच होते हैं। तीनों सूटकेस से मिले लॉन्च कोड्स के बाद मिसाइल ऑपरेटर के पास एक चाबी होती है जिसके जरिए वो मिसाइल फायर करता है। अगर रूस की तरफ से परमाणु हमले जैसा कोई कदम यूक्रेन पर उठाया जाता है तो ये महाविनाशक होगा, क्योंकि 77 साल पहले जापान पर जो परमाणु बम अमेरिका ने गिराए थे, आज के बम उससे कई 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी तबाही होगी। रूस यूक्रेन जंग के बीच दुनिया के एक और कोने में इसी से मिलता जुलता खतरा मंडरा रहा है। ताइवान और चीन के बीच भी हालात ऐसे ही बन रहे हैं। जिस तरह रूसी सेनाओं ने महीनों की वॉर एक्सरसाइज के बाद यूक्रेन पर हमला किया, ठीक उसी तरह से पिछले कई महीनों से चीनी सेनाएं भी लगातार ताइवानी इलाकों के आसपास युद्धाभ्यास कर रही हैं। संकेत सिर्फ यही नहीं है, बल्कि पिछले कुछ महीनों में चीनी एयरफोर्स के विमानों ने कई बार ताइवानी एयर स्पेस में घुसपैठ की है। हर बार ताइवान ने जवाब में अपनी वायुसेना को स्क्रैम्बल किया है। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी युद्ध का मन बना चुके हैं, क्योंकि ताइवान के साथ उनका शुरू से विवाद चल रहा है। उसे जिनपिंग ताकत के दम पर निपटाना चाहते हैं। ताइवान का असली नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना है और वो खुद को आजाद देश मानता है। चीन का दावा है कि ताइवान आजाद देश नहीं बल्कि उसका हिस्सा है। ताइवान 1950 से ही स्वतंत्र रहा है, पर चीन इसे अपना विद्रोही राज्य मानता है। चीन और ताइवान दोनों एक दूसरे की संप्रभुता को मान्यता नहीं देते हैं। चीन 1971 में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य बना। 1979 में ताइवान की मान्यता उसने संयुक्त राष्ट्र से खत्म करवा दी। अभी हाल के दिनों में चीनी विदेश मंत्रालय कई बार दोहरा चुका है कि ताइवान चीन का अभिन्न अंग है, उसे किसी भी कीमत पर चीन के साथ मिलाना ही है। यानी चीन एकदम क्लियर मैसेज दे चुका है कि आज नहीं तो कल ताइवान पर वो हमला करेगा ही। खुद चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग कई बार कह चुके हैं कि अगर ताइवान को बलपूर्वक भी चीन में मिलाना पड़े तो वो मिलाकर रहेंगे। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि रूस यूक्रेन की तरह युद्ध चीन और ताइवान के बीच भी होने की पूरी संभावनाएं नजर आ रही हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन के खार्किव शहर के मेयर ने दावा किया है कि रूसी सेना ने खार्किव पर बमबारी तेज कर दी है। मेयर ने दावा किया है कि रूसी बमबारी में कई बच्चों की भी मौत हो गई है। बता दें, खार्किव यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। तो यूक्रेन का दावा, खार्किव पर रूसी बमबारी तेज हो गई है और इस बमबारी में अधिकतर बच्चों की मौत हो रही है। जो अधिकतर मौतें हैं वो बच्चों की हैं।
और आइए इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेनी सेना ने रूस के चेर्नोबांकेवा में रूसी ठिकानों पर मिसाइल से हमला किया है। इस मिसाइल हमले की ताजा तस्वीरें भी सामने आई हैं और एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि यूक्रेन ने टोचका यू मिसाइलों से रूसी ठिकानों पर हमला किया और इस हमले में रूसी सेनाओं का या रूस का कितना नुकसान हुआ है इसकी फिलहाल खबर नहीं है। लेकिन यह बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रही है कि यूक्रेनी सेना ने अब रूस में भी हमला शुरू किया है। रूस के चेर्नोबांकेवा में रूसी ठिकानों पर मिसाइल से हमला किया गया। एक तरफ जहां रूस ने अपने हमले बढ़ा रखे हैं, यूक्रेन में सबसे बड़ा शहर कीव और उसके बाद बड़ा शहर खार्किव पर भी बड़े हमले की तैयारी लगातार रूस कर रहा है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन भी मुंहतोड़ जवाब देता हुआ रूस को नजर आ रहा है। इस मिसाइल हमले की कुछ ताजा तस्वीरें सामने आई। और अब बात करते हैं हिंदुस्तान की। तो कल रात पीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी के ऐलान के बाद अब महंगाई का एक और झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएनजी के दाम एक बार फिर बढ़ाए गए हैं। 1 किलो सीएनजी की कीमत में 2.5 रुपए का इजाफा हो गया है। दिल्ली में सीएनजी की कीमत के लिए अब आपको 71 रुपए 61 पैसे देने होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएनजी की कीमत में ये इजाफा देखने को मिला है ऐसे समय में जब कल रात ही पीएनजी के दाम में एक बार फिर इजाफा किया गया, बढ़ोतरी की गई। पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं, लेकिन सीएनजी प्रति किलो 2.5 रुपए महंगी कर दी गई है। और अब देखिए, एक ही दिन में गैस की कीमतों को लेकर आम आदमी पर हुआ है डबल अटैक। पहले पीएनजी और फिर सीएनजी के दाम में बढ़ोतरी। इससे आम जनता भी परेशान है, तो ऑटो वाले, टैक्सी वाले लोग भी क्या कह रहे हैं, दिल्ली से संवाददाता बिलाल अहमद की इस रिपोर्ट में देखिए। आज सुबह ही दिल्ली में सीएनजी के दाम भी फिर से बढ़ गए हैं। 2.5 रुपए के करीब सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी हुई है। हम इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के मयूर विहार इलाके के एक सीएनजी पंप पर। सर, फिर से दिल्ली में सीएनजी के दाम 2.5 रुपए बढ़ गए। सर, ये 2.5 रुपए बढ़ चुके हैं, लेकिन इसके वजह में किराया भी नहीं बढ़ रहा है ना। पार्टियां मना करी, मैं किराया कहाँ से बढ़ाऊं? ये गैस क्यों बढ़ रही है? क्या दिक्कत है? दिल्ली सरकार के पास पैसा नहीं है क्या? कैसे चला रहे हैं घर का बजट? वो तो मैं ही जानता हूँ, चला रहा हूँ, क्या करूँ? 8,000 रुपए रेंट कमरे का, गाड़ी किस्त है, बताओ किराया बढ़ नहीं रहा, कैसे क्या करूँ? सीएनजी सर बहुत परेशान कर रही है सर। महंगाई रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। और क्या है, 61 पैसे हो गए दाम। सर बहुत महंगाई है कि डीजल और पेट्रोल को छोड़ के अब तो सीएनजी पर ही है। सीएनजी कोई नहीं छोड़ रहे हैं ये लोग। सर, सीएनजी के दाम बढ़ गए हैं दिल्ली में, 2.5 रुपए हो गए हैं, 71 रुपए 61 पैसे की हो गई है। सर जी क्या करे, अब समझ लो आत्महत्या करने वाली नौबत आ जाएगी। यही हाल है, किस्त कहाँ से देंगे? न पैसे बढ़ रहे हैं, किस्त कहाँ से देंगे? और घर में जो कमाते हैं सब गाड़ी में मेंटेनेंस चार्ज हो गया, सीएनजी। अब समझ लो कल शाम का निकला पड़ा हूँ, मुझे 1,000-1,200 रुपए काम हुआ। अभी सीएनजी भराऊंगा, जहाँ पहले 200-250 में फुल होती थी, अब 500-600 रुपए में फुल होगी। बजट गड़बड़ा गया है, बहुत ज्यादा गड़बड़ा गया। बजट तो ऐसा हो गया कि समझो के पास में कुछ है ही नहीं। जो मतलब जमा पूंजी तो है नहीं, जो लॉकडाउन में खत्म हो गई, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं। रोज का कमाना रोज का खाना हो गया। उधर यूक्रेन और रूस की जंग जारी है, तो भारत में गैस की कीमतों में लगी आग के चलते आम जनता पर महंगाई का अटैक जारी है। आपके किचन में पहुंचने वाली पाइपलाइन गैस यानी पीएनजी की कीमतों में एक बार फिर बड़ा इजाफा हुआ है। एक एससीएम में 4 रुपए 25 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद दिल्ली एनसीआर में पीएनजी के 1 यूनिट की कीमत अब 45 रुपए पार पहुंच चुकी है। दिल्ली में अब 1 यूनिट की कीमत 45 रुपए 86 पैसे हो गए हैं, तो नोएडा गाजियाबाद में 45 रुपए 96 पैसे, गुरुग्राम में 44 रुपए 6 पैसे प्रति यूनिट, जबकि यूपी के कानपुर में तो ये रेट 48.5 रुपए पार कर चुका है। पीएनजी सप्लाई करने वाली कंपनी आईजीएल के मुताबिक इनपुट कॉस्ट बढ़ने से गैस की कीमत में बढ़ोतरी करनी पड़ी है, लेकिन ये भी जान लीजिए कि अप्रैल महीने में ही ये पीएनजी के दाम में दूसरा बड़ा इजाफा हुआ है। इससे पहले 1 अप्रैल को पीएनजी की कीमत 5 रुपए 85 पैसे प्रति यूनिट बढ़ी थी और अब 14 अप्रैल को 4 रुपए 25 पैसे और बढ़ गए, यानी 14 दिनों के भीतर पीएनजी की 1 यूनिट पर 10 रुपए से ज्यादा दाम बढ़ चुके हैं। इससे सिर्फ दिल्ली एनसीआर के ही करीब 17 लाख परिवारों का बजट बिगड़ गया है। तो आम लोगों पर महंगाई की जबरदस्त मार पड़ी है। लखनऊ की गलियों में सब्जी बेचने वाले ठेले तो पहुंच रहे हैं, महिलाएं भी सब्जी खरीदने पहुंचती हैं, लेकिन पहले के मुकाबले 1/3 सब्जी ही खरीद पा रही हैं, क्योंकि सब्जियों के दाम में 3 गुना का इजाफा हो चुका है।
आंकड़े बता रहे हैं कि महंगाई की जोरदार मार आम आदमी की जेब पर पड़ रही है। लखनऊ में चाहे सब्जी हो, राशन हो, तेल हो, हर चीज की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। असर आम आदमी की जेब पर क्या पड़ा है देखिए। अब ये सब्जी का ठेला है। गलियों में आमतौर पर लोग जो सब्जी लेने के लिए इन्हीं ठेलों पर निकलते हैं। मैडम आप बताइए, आप सब्जी लेने के लिए पहुंची हैं, कई रंग की सब्जियां हैं, सब्जियों के कई रंग दिख रहे हैं। जेब पर कितना भारी पड़ रही है सब्जियां? बहुत भारी पड़ रही है। कोई भी सब्जी सस्ती नहीं है। जो सब्जी लेने चाहो सब में जो है, पहले 50 रुपए में मिल जाती थी भिंडी, तो अब 100 में हो रही है। ऐसी टमाटर, ऐसी आलू, गरीब आदमी क्या खाएगा ये बताइए। अब बताएं मैम, कैसे अपने बजट को कैसे एडजस्ट करती है? पहले कितने रुपए लगभग महीने में खर्च होते थे, अब कितना खर्च हो रहा है? अब तो बहुत डबल टिबल हो गया है। बहुत दिक्कत हो रही है ये एडजस्ट करने में। महीने का बजट, जो टमाटर पहले 20 रुपए में था 40-50 में बिक रहा, आदमी कैसे मैनेज करेगा? लेकिन कर रहे हैं, जो पहले हम ज़्यादा इस्तेमाल करते थे वो चीज़ें कम करके कर रहे हैं। तेल तो रोज ही रोज बढ़ता है। तो मुद्रास्फीति के जो आंकड़े हैं पूरी कहानी बता रहे हैं और उनका असर अब सड़क पर देखने को मिल रहा है। तमाम जो आम दिनों में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, आम लोग जिनका इस्तेमाल करते हैं, हर चीज़ की कीमत बढ़ी हुई है और सीधा सीधा असर इसका लोगों की जेब पर पड़ रहा है। कैमरा पर्सन राजेश पांडे के संग अजय दुबे, AP न्यूज़, लखनऊ। देखिए, महंगाई से परेशानी सिर्फ यहीं तक नहीं है। महंगाई से करा रही जनता स्कूल के मनमाने रवैये से भी अब परेशान है। जैसे दिल्ली के रोहिणी में DPS स्कूल पर मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने के आरोप लग रहे हैं और अभिभावक सड़कों पर हैं। दिल्ली की सड़कों पर हाथों में प्ले कार्ड और पोस्टर के साथ प्रदर्शन करते ये वो मजबूर अभिभावक हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को बेहतर तालीम के लिए दिल्ली के नामी स्कूल DPS में दाखिला कराया था। लेकिन अब इन लोगों को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। DPS के रोहिणी ब्रांच ने अचानक से फीस में बढ़ोतरी करने का फैसला ले लिया और इसी के विरोध में अभिभावक सैकड़ों की तादाद में स्कूल के बाहर जमा होकर प्रदर्शन करने लगे। लोगों के हाथों में जो प्ले कार्ड है उस पर लिखा है 95,000 रुपए से 1,65,000 रुपए। अभिभावक कह रहे हैं 70,000 रुपए फीस बढ़ गई है। इस स्कूल ने पिछले 1 साल में 73% अपनी फीस बढ़ा दी है। जो हम लोग पहले 94,000 रुपए फीस दे रहे थे 1 साल में, अब वो 1,65,000 रुपए कर दिया है, जिसका इनके पास DOE से कोई अप्रूवल नहीं है। अभिभावकों का कहना है कि फीस नहीं देने की वजह से बच्चों को क्लास में परेशान किया जा रहा है। बच्चों को परेशान किया जा रहा है कि आपने फीस सबमिट नहीं करी है। कुछ बच्चों को स्कूल से जो है मतलब क्लास टीचर जो है बाहर निकाल देती हैं, किसी का पनिशमेंट दी जाती है और किसी का जो है रिजल्ट भी रोक दिया गया है। ना तो DOE से परमिशन ली गई, ना दिल्ली गवर्नमेंट से परमिशन ली गई। 2021 में DOE ने स्कूल का ऑडिट करवाया था, उसके हिसाब से DPS रोहिणी के पास करीब 40 करोड़ रुपए का सरप्लस है। मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने का विरोध कर रहे ये पेरेंट्स फीस बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। गुजरात पुलिस के एक खुलासे के बाद ये सवाल उठने लगे हैं, जिसके मुताबिक आणंद जिले के खंभात में 2 समुदाय के बीच हिंसा और आगजनी की घटना एक बड़ी साजिश की वजह से हुई थी। घटना से एक दिन पहले सूत्रों के हवाले से ये खबर भी आई थी कि भारत में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए विदेशों से साजिश की जा रही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान से #इंडियन मुस्लिम अंडर अटैक पर हजारों ट्वीट की गए। जांच के मुताबिक #इंडियन मुस्लिम अंडर अटैक अकाउंट का भारत से कोई लेना देना नहीं है। यही वजह है कि पुलिस को हिंसा के लिए पाकिस्तान से साजिश रचे जाने की आशंका है। गुजरात पुलिस के मुताबिक स्लीपर मॉड्यूल के तहत साजिश रची गई। हिंसा की साजिश में 11 लोग शामिल थे। आरोपी विदेश में बैठकर लोगों के संपर्क में थे। घटना के दिन से 3 दिन पहले साजिश रची गई। हिंसा की साजिश का सूत्रधार था रजाक हुसैन। इसमें रजाक हुसैन पटेल उर्फे मौलवी आयुब मलिक, ये चीफ प्लानर के तरीके सामने आए हैं। इन्होंने नीड टू नो बेसिस पे, जैसे स्लीपर सेल ऑपरेट करते हैं उस तरीके से नीड टू नो बेसिस पे इन्होंने बाकी के 5 लोगों को संपर्क किया। साजिशकर्ताओं ने लोगों को रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान पथराव और आगजनी के लिए उकसाने का काम किया। साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए खंभात के बाहर लोगों को भी बुलाया गया। पत्थरों को पहले से ही जमा कर लिया गया था। पहले पत्थर फेंके गए थे और फिर आगजनी। आपको बता दें कि 10 अप्रैल को खंभात हिंसा में एक शख्स की मौत भी हुई थी और कुछ पुलिसकर्मियों समेत 15 लोग जख्मी हुए थे।
और बात करते हैं मच अवेटेड वेडिंग आलिया और रणबीर की शादी की। जी हां, बॉलीवुड का ये सबसे फेमस कपल जो आज शादी के बंधन में बंधने जा रहा है। कुछ ऐसा ही खूबसूरत वहां पर सजावट की गई है और इतने ही खूबसूरत नजर आ रहे हैं आलिया और रणबीर भी। बता दें आपको कि शादी को लेकर सस्पेंस बना हुआ था, लेकिन नीतू कपूर और रिद्धिमा ने कल इस बात का खुलासा कर दिया कि आज ही दोनों शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। तो बॉलीवुड का सबसे फेमस कपल आज एक दूसरे का होने जा रहा है। हल्दी और चूड़ा सेरेमनी के बाद आज दोनों 7 फेरे ले लेंगे और आपको एबीपी न्यूज पर हम इस मच अवेटेड वेडिंग से जुड़ी हुई हर खबर, हर अपडेट देते रहेंगे। आज एक दूजे के हो जाएंगे आलिया और रणबीर। आज ही के दिन 7 फेरे लेकर 7 जन्मों के बंधन में बंध जाएंगे आलिया और रणबीर। कई दिनों से बॉलीवुड के पावर कपल रणबीर और आलिया की शादी की डेट की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन कल रात रणबीर की मां नीतू कपूर और बहन रिद्धिमा कपूर ने खुद ही डेट और वेन्यू का ऐलान कर दिया। तारीख तो बता दो। तारीख तो अभी बता दो। अरे भैया कल शादी है। आज हल्दी और चूड़ा सेरेमनी के बाद रणबीर और आलिया के घर वास्तु में दोनों की शादी हो जाएगी। शादी के लिए वास्तु को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है और इस खास मौके पर रणबीर और आलिया के परिवार वाले और खास दोस्त मौजूद रहेंगे। तो रणबीर आलिया की शादी के प्री वेडिंग फंक्शंस कल से ही शुरू हो गए थे। कल दोनों की मेहंदी सेरेमनी थी, जिसमें बड़ी बड़ी हस्तियों ने शिरकत की। अब से कुछ ही घंटों में उठ जाएगी रणबीर कपूर की बारात। अब से कुछ ही घंटों में गूंज उठेगी शहनाइयों की आवाज। रणबीर आलिया की शादी की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और कल यानी बुधवार से ही प्री वेडिंग फंक्शन भी शुरू हो चुके हैं। कल पूरे दिन बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्तियों ने रणबीर आलिया की मेहंदी और दूसरी रस्मों में शामिल होकर सेलिब्रेशन में 4 चांद लगा दिए। रणबीर की बहनें करीना, करिश्मा, रणबीर आलिया के दोस्त और उनकी आने वाली फिल्म के डायरेक्टर अयान मुखर्जी और रणबीर आलिया के बेहद करीबी दोस्त करण जौहर ने कल होने वाले प्री वेडिंग फंक्शन में रंग जमाया। बिग बी अमिताभ बच्चन ने भी रणबीर और आलिया को इंस्टाग्राम पर शादी की मुबारकबाद दी। अब इंतजार है उस लम्हे का जब बॉलीवुड का ये प्यारा कपल 7 जन्मों के लिए एक दूसरे का हो जाएगा। तो आज रणबीर और आलिया की शादी है, तैयारियां जोरों पर हैं। एबीपी न्यूज पर हम आपको लगातार साल की इस सबसे बड़ी बॉलीवुड शादी से जुड़ा हर अपडेट दे रहे हैं। शादी के घर में आज क्या हो रहा है बता रही हैं हमारी सहयोगी लता। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। मैं फिलहाल रणबीर कपूर और आलिया भट्ट का घर जो वास्तु है पाली हिल में स्थित है, यहाँ पर हूँ। 7वें मंजिल पर रणबीर कपूर रहते हैं, 5वीं मंजिल पर आलिया भट्ट रहती हैं। कल मेहंदी का फंक्शन हो गया और कई सारे फंक्शंस कल के दिन हो चुके हैं और आज उनकी शादी होने वाली है, जिसकी पुष्टि रणबीर कपूर की मां नीतू कपूर ने की थी। कल ही मीडिया कर्मियों को उन्होंने बताया था कि आज जो है शादी के बंधन में आलिया भट्ट और रणबीर कपूर बनने वाले हैं। मैं आपको तैयारी दिखाना चाहती हूँ। ये जो है मीडिया के लिए पूरी तैयारी की गई है ताकि जो मीडिया कर्मी हैं अच्छे से वीडियो ले पाएं। जब भी कोई भी सेलिब्रिटीज अंदर जाते हैं, जैसे कि कल करण जौहर, करीना कपूर, करिश्मा कपूर, नीतू कपूर और उनकी बहन और आलिया भट्ट का पूरा परिवार, करण जौहर सब यहीं से गए थे। तो इसके चलते मीडिया के लिए पूरी बंदोबस्त यहाँ पे की गई है। साथ ही पुलिस जो है, पुलिस की वैन यहाँ पे रखी गई है सो दैट जो भी लोग यहाँ पर आएंगे ताकि काफ़ी सारी भीड़ यहाँ पे जमा हो सकती है। जैसे 10 होंगे या फिर 9 बजेंगे सुबह के, तब जो है यहाँ पे और भीड़ बढ़ेगी। खास करके जो उनके फैंस हैं, फैंस भी जमा होने की यहाँ पे आशंका है, क्योंकि कई सारे लोग जो है रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के फैन हैं। पिछले 5 सालों से वो रिलेशनशिप में थे और आज जाकर उनकी शादी हो है। इस खुशी में यहाँ पर फैंस भी जमा हो सकते हैं और कई सारे लोग भी जमा हो सकते हैं। कैमरा पर्सन गजानन के साथ मैं लता शर्मा, एबीपी न्यूज, मुंबई। तो न सिर्फ रणबीर का बल्कि आलिया भट्ट का घर भी जगमगा रहा है। मेहमानों का यहाँ भी तांता लगा हुआ है। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट आज लेंगे 7 फेरे। आलिया भट्ट के घर की तैयारियां कैसी हैं बता रहे हैं हमारे सहयोगी रवि जैन। तो लता हमारी सहयोगी लाइव जुड़ रही है हमारे साथ, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। लता, तो आखिरकार डेट पर से सस्पेंस हट चुका है। आज आलिया और रणबीर दोनों ही शादी के जन्मों के बंधन में बंधने जा रहे हैं।
जी, पिछले कई दिनों से ये जो डेट का सस्पेंस था लगातार बरकरार था, लेकिन कल मेहंदी के फंक्शन के बाद, मेहंदी के रस्म के बाद जो नीतू कपूर हैं, रणबीर कपूर की मां, उन्होंने इस बात का खुलासा किया। उनकी जो बहन है रिधिमा भी उनके साथ मौजूद थी। मेहंदी के फंक्शन के बाद जब वो घर लौट रही थी तब उन्होंने खुलासा किया कि 14 अप्रैल यानी कि आज जो है रणबीर कपूर और आलिया भट्ट शादी के बंधन में बंधने वाली हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ कि वास्तु ये जो इमारत है उसे पूरी तरह से सजा दिया गया है, खास करके यहाँ पे बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। और अब सुबह का समय है तो फिलहाल थोड़ी सी हलचल कम है, लेकिन 9 या फिर 10 बजे से हलचल जो है और बढ़ सकती है। और सूत्रों के अनुसार दोपहर के 1 या 2 बजे तक ये जो शादी है पूरी हो सकती है। और शादी के बंधन में हमेशा हमेशा के लिए रणबीर कपूर और आलिया भट्ट बंधने वाले हैं। और ये जो खुशखबरी है, सब लोग इस दिन को आज मनाने वाले हैं, क्योंकि ये जो शादी होने वाली है वो सिर्फ फैंस के लिए नहीं, लेकिन कई सारे लोग जो हैं शादी के लिए बेसब्री से इंतजार करते हैं। खास करके उनकी फिल्म भी आ रही है ब्रह्मास्त्र, और इसके चलते भी ये इनकी जो जोड़ी है आज एक साथ होने वाली है। और नीतू कपूर ने इस जो डेट सामने आ रही है इसका ऐलान करने के बाद आज ये कंफर्म हो चुका है कि आज ये आखिरकार शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। जी बिल्कुल लता, हम आपके जरिए और अपने दूसरे रिपोर्टर्स के जरिए इस शादी से जुड़ी हर अपडेट दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। जरा ये बताएं कि कौन कौन से बॉलीवुड के बड़े चेहरे इस फंक्शन में देखने को मिल सकते हैं आज। जी, जैसे कि कल मेहंदी का रस्म थी तब करण जौहर, अयान मुखर्जी जो कि उनके काफ़ी अजीज़ दोस्त हैं, साथ ही रणबीर कपूर का पूरा परिवार, करिश्मा कपूर, करीना कपूर, उनकी माता और उनकी बहन और उनके कई सारे कजिन्स भी मौजूद थे। आलिया भट्ट का पूरा परिवार मौजूद था। लेकिन बताया जा रहा है कि आज शादी में भी इतने ही कम लोग होने वाले हैं, काफ़ी कम लोग इस शादी में शरीक होंगे, क्योंकि इनके घर में ये शादी हो रही है। 7वें मंजिल पर रणबीर कपूर रहते हैं, 5वीं मंजिल पर आलिया भट्ट रहती है। इसके लिए 28 से 30 लोगों का ही यहाँ पे आशंका जताई जा रही है कि वो इस शादी में शरीक होंगे। लेकिन आगे चल के सूत्रों के अनुसार ये भी बताया जा रहा है कि रिसेप्शन रखी जा सकती है, जिसमें कई सारे बड़े बड़े बॉलीवुड के सितारे आएंगे और इनकी जो शादी का जश्न जो है साथ में मिलकर मनाएंगे। लेकिन फिलहाल जो है गेस्ट लिस्ट काफ़ी कम रखी गई है, ऐसे सूत्रों के अनुसार जानकारी मिल रही है। तो फिलहाल क्लोज फैमिली अफेयर ये नजर आ रहा है। लता, अगर जिस तरह से आपने बताया कि जल्दी रिसेप्शन भी हो सकता है, दोनों ही ब्रह्मास्त्र के स्केड्यूल में काफी व्यस्त हैं, तो क्या माना जाए कि अगले कुछ दिनों में हम देख सकते हैं ये रिसेप्शन, या फिर थोड़ा वक्त लग सकता है? जी, इसकी डेट भी अभी तक सामने नहीं आई है। जैसे कि शादी की डेट सामने आने तक इतना समय लग गया, तो इसका जो सस्पेंस है ये भी बरकरार है। हालांकि आज शादी होने के बाद जो रिसेप्शन की डेट है शायद से सामने आ सकती है, क्योंकि दोपहर तक इनकी शादी आज हो जाने वाली है, जिसके बाद जो है आगे की जितनी रस्में होने वाली हैं या आगे कितने रिसेप्शंस हो सकते हैं, क्या बॉलीवुड के अलग से होगा या परिवार वालों के लिए अलग से होगा, ये जितनी भी बातें हैं सारे बाद में पता चलेंगी। लेकिन आज शादी की जो डेट कन्फर्म हो चुकी है और ये सबके लिए खुशखबरी है कि आखिरकार 14 अप्रैल को इनकी शादी आज होने जा रही है। बिल्कुल लता, तो आपके जरिए तस्वीरें भी दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। कल मेहंदी सेरेमनी हुई और आज शादी होने जा रही है। बिल्कुल, तो आलिया भट्ट का घर भी कल से ही जगमग हो रहा है। मेहमानों का तांता लगा हुआ है। आज रणबीर कपूर और आलिया भट्ट साथ फेरे लेंगे। आलिया भट्ट के घर की तैयारियां कैसे हैं, बता रहे हैं हमारे सहयोगी रवि जैन। हर किसी के जहन में बस यही सवाल था कि रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी आखिरकार किस तारीख को होने वाली है। अब इसका जवाब पुख्ता रूप से मिल गया है। खुद रणबीर कपूर की मां नीतू सिंह ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि ये शादी जो है 14 अप्रैल को होगी। उनके साथ में, नीतू सिंह के साथ में उनकी बेटी रिधिमा भी थी। उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की कि ये शादी 14 अप्रैल को होगी। जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि ये शादी कहां पर होगी, तो दोनों ने कहा कि ये शादी जो है वास्तु में होगी। इस वक्त मैं खड़ा हूं उसी वास्तु बिल्डिंग के बाहर, जिसकी पुष्टि नीतू सिंह ने की है कि यहीं पर इसी वास्तु बिल्डिंग में शादी होगी। रणबीर कपूर इसी इमारत की 7वीं मंजिल पर रहते हैं और आलिया भट्ट 5वीं मंजिल पर रहती हैं। रशिया यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रूस की सेना ने बड़ा दावा किया है कि यूक्रेन की सेना 3 नई बटालियन बना रही है, जिसे राष्ट्रवादी बटालियन का नाम दिया गया है और इसमें अपराधियों, कैदियों को शामिल किया गया है। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। रूस की सेना ने अब यह बड़ा दावा किया है कि यूक्रेन की सेना 3 नई बटालियन बना रही है, जिसे राष्ट्रवादी बटालियन का नाम दिया गया है और इसमें
अपराधियों और कैदियों को इस बटालियन में शामिल किया जा रहा है। आज यूक्रेन और रूस के महायुद्ध का 50वां दिन है। 50 दिनों से चली आ रही इस जंग में रूस और यूक्रेन दोनों ही देश आक्रामक रुख पर कायम है। कोई पीछे हटने को तैयार नहीं। इन 50 दिनों में युद्ध की एक सबसे क्रूर तस्वीर भी दिखी, जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया और रूस के खिलाफ खड़ा कर दिया। बूचा में नरसंहार की इन तस्वीरों को देखकर किसी भी इंसान का कलेजा छलनी हो सकता है। ऐसे ही हमलों के जरिए जहां रूस धीरे धीरे यूक्रेन के एक एक शहर पर कब्जा जमाता जा रहा है, तो वहीं यूक्रेन भी जंग के मैदान में रूस से मोर्चा ले रहा है और उसकी मदद कर रहे हैं अमेरिका और यूरोपियन यूनियन, जिसके भेजे हथियारों पैसों के बूते यूक्रेन रूस के खिलाफ युद्ध लड़ने का मादा दिखा रहा है। बीते 50 दिनों में यूक्रेन को कई बड़े देशों का सहारा मिला है। पश्चिमी सीमा के जरिए यूक्रेन में हथियारों का बड़ा जखीरा पहुंचा, तो कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष खुद यूक्रेन की जमीन पर पहुंच गए। इनमें सबसे बड़ा नाम ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन का। बोरिस जॉनसन ने राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिलकर यूक्रेन की मदद के नए पैकेज का ऐलान कर दिया। बूचा नरसंहार के बाद सबसे पहले यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लियन यूक्रेन पहुंची और उन्होंने बूचा शहर का जायजा लिया। जंग के बीच कल नाटो के 4 देशों के राष्ट्रपति भी एक साथ यूक्रेन पहुंच गए। लिथुआनिया, पोलैंड, लाटविया और एस्टोनिया के राष्ट्रपतियों ने साफ कर दिया कि जंग के अंत तक वो यूक्रेन को आर्थिक और सैन्य मदद करते रहेंगे। अमेरिका भी लगातार यूक्रेन की हर मोर्चे पर मदद कर रहा है। कल ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और जेलेंस्की के बीच फोन पर करीब 1 घंटे की बातचीत हुई, जिसके तुरंत बाद अमेरिका ने यूक्रेन को $800 मिलियन की मदद का ऐलान कर दिया। 50 दिनों से यूक्रेन बाहरी मदद के दम पर जंग के मैदान में रूस को चुनौती दे रहा है और जिस तरह यूक्रेन लड़ रहा है, लगता है कि नाटो देश और यूरोपियन यूनियन की मदद से ये जंग अभी और लंबी चलेगी। लुहांस्क में यूक्रेनी सेना के एक बंकर पर रूसी सेना और विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है, जहां भारी मात्रा में अमेरिकी हथियार मिले हैं। लुहांस्क की उसी जगह से नीरज राजपूत की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम लुहांस्क में हैं और लुहांस्क में अब क्योंकि यहाँ मिलिशिया ने अपना कब्जा कर लिया है, लेकिन यहाँ पर एक यूक्रेनी सेना का जो बंकर था वो हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं उसमें देखने के लिए, क्योंकि अब इस यहाँ पर पूरा कब्जा जो है वो मिलिशिया का हो चुका है। तो देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर वेपन भी मिले हैं और ये फ्लैग लगा हुआ था यहाँ पर, ये यूक्रेन का फ्लैग लगा हुआ था यहाँ पर, ये इस जगह पर ये अब गिरा दिया गया है इस फ्लैग को यहाँ पर, इस जगह पर जो सैनिकों के रहने की जगह थी यहाँ पर ये। और यहाँ पे ये देखिए एम्यूनिशन डिपो यहाँ पे ये, जो कि यहाँ पर जो एम्यूनिशन बॉक्स रखे हुए हैं यहाँ पर, यानी कि जो गोला बारूद रखा जाता है उसकी जगह थी यहाँ पे। रॉकेट लॉन्चर्स भी मिले हैं यहाँ पर। जो रूसी सेना और जो यहाँ पे लुहांस्क मिलिशिया है उसका कहना है कि जो उनके पास रॉकेट लॉन्चर्स थे, वेपन्स थे, वो अमेरिका के दिए गए थे। उस पर लिखा हुआ था कि वो यूएस के वेपन्स हैं। लेकिन अब यहाँ पर इस इलाके में क्योंकि लुहांस्क जो मिलिशिया है और रूसी सेना है उसने कब्जा कर लिया है, तो इसलिए अब यहाँ से यूक्रेनी सेना भाग चुकी है। देखिए, लुहांस्क में एक ऐसा इलेक्ट्रिक पावर प्लांट था जिस पर यूक्रेन का कब्जा था, लेकिन अब उसको लुहांस्क की सेना ने वापस अपने कब्जे में ले लिया है। आपको दिखाते हैं नीरज राजपूत की ग्राउंड रिपोर्ट। रूस और यूक्रेन के बीच में जो जंग चल रही है, दरअसल वो अर्बन वॉरफेयर यानी कि जो शहरी युद्ध होता है, और शहरी युद्ध में जो वाइटल इंस्टॉलेशंस होते हैं उन पर जो अपना कब्जा करना, अधिकार जमाना सबसे महत्वपूर्ण होता है। और ये वजह है कि रूसी सेना जो है और रूस समर्थित जो लुहांस्क मिलिशिया यानी विद्रोही है, वो खास तौर से जो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट हैं या फिर और दूसरे महत्वपूर्ण जो चेक पोस्ट होते हैं, नाके होते हैं, उन पर कैप्चर करने की कोशिश कर रही है। और इस वक्त हम लोग एबीपी न्यूज़ की टीम में और कैमरामैन मान जो है वो लुहांस्क में ही, लुहांस्क जिसको कहते हैं, उसकी एक इलेक्ट्रिसिटी प्लांट में है, जहाँ पर जिसको जो रूस समर्थित जो मिलिशिया है, विद्रोहियों हैं, उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया है, यानी कि कैप्चर कर लिया है उसको। और यहाँ पर हम लोग पहुँचे हैं उन्होंने ये दिखाने के लिए कि जब यहाँ पर जब यूक्रेन की सेना का अधिकार था, यूक्रेन की गवर्नमेंट का, तो उन्होंने यहाँ की जो इलेक्ट्रिसिटी थी, जो बिजली थी, पावर सप्लाई थी, वो तक भी बंद कर दी थी। इसीलिए बेहद ज़रूरी था कि इस इलेक्ट्रिसिटी प्लांट को जो रूसी सेना है और रूस समर्थित जो मिलिशिया है उसको कैप्चर कर ले, और उसी के लिए उन्होंने यहाँ पर ये किया है। और वहीं लुहांस्क में यूक्रेनी सेना ने जगह जगह माइन बिछा दिए थे। अब लुहांस्क की सेना उन माइन्स का पता लगाने में जुटी हुई है। ये जो सामने हम लोग रोबोट देख रहे हैं, जो मशीन जो है, दरअसल ये माइन स्वीपर है, ये डी माइनिंग मशीन है। और ये जगह जगह पर जब जैसे ये इलेक्ट्रिसिटी प्लांट है, इसके चारों तरफ जो है माइन्स बिछा दी गई थी यूक्रेन सेना द्वारा। तो ये जो डी माइनिंग जो मशीन है, ये
या जिसको व्हीकल भी बोल सकते हैं, ये नीचे से उन माइंस को निकालती है, क्योंकि यहाँ पर जगह जगह पर माइंस लगी हुई हैं। हमने देखा यहाँ पर माइंस लगी हुई, तो उनको माइंस को निकाल के उनको डिफ्यूज़ करने का काम करता है। तो ये अर्बन वॉरफेयर यानी कि शहरी युद्ध जो होते हैं उनमें ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि इस तरह के जो वाइटल इंस्टॉलेशंस होते हैं उनमें उनके चारों तरफ जो सुरक्षा जो बना के रखी जाए, ताकि जो यहाँ पर सैनिक हैं या कर्मचारी जो काम करेंगे यहाँ पर वो इसकी चपेट में ना आ जाए। तो कुछ ऐसी माइंस भी होती हैं जिनका पता मशीनें भी नहीं लगा पाती। ऐसे में उन माइंस को मैनुअली डिफ्यूज करना पड़ता है। नीरज राजपूत की इस रिपोर्ट में देखिए। ये देखा हमने यहाँ पर जो माइंस थी वो उसको जो मशीन भी नहीं निकाल पाई थी, तो उसको सैपर ने जाके वहाँ से निकाला। और ये जगह जगह पर ऐसी माइंस लगाई गई हैं। जो यूक्रेन सेना थी उसने जब यहाँ से गई वो छोड़कर इन इलाकों को, तो यहाँ पर उन्होंने माइंस लगा दी। तो ये माइन जो थी यहाँ पर डिफ्यूज़ की गई, सैपर द्वारा की गई, क्योंकि मशीन जो थी जो डी माइनिंग माइन स्वीपर है वो पता नहीं लगा पा रही थी, इसलिए खुद सैपर ने जाके फिजिकली उसको जाकर किया, जैसे कि हम लोग पहले ज़माने में देखते थे पुराने टाइम में उसी तरह से की जाती थी। लेकिन अब मशीन आने के बाद भी कभी कभी मशीन भी जो है जो नीचे दबी हुई माइंस होती है उनका पता नहीं लगा पाती है, इसलिए इस सैपर ने जाके वहाँ पर उस माइन का पता लगाया और उसके बाद उसको डिफ्यूज़ किया। डिफ्यूज़ किस तरह से किया? उन्होंने इस माइन में एक लंबी सी एक पट्टी लगाई, जैसे कि हम लोग पटाखे में देखते हैं, फायर क्रैकर्स में देखते हैं, और उसमें आग लगा दी और फिर वो खुद वहाँ से दूर चले गए उस पोजीशन से जहाँ पर माइन थी, और उसके बाद वो फिर उसी में ब्लास्ट हो गया, यानी कि डिफ्यूज। इसको कंट्रोल्ड इसको ब्लास्ट करते हैं हम लोग, कि इसको कंट्रोल ब्लास्ट किया गया यहाँ पर लुगांस्क की सेना द्वारा। तो आज भारत के संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती है। बीएसपी की अध्यक्ष मायावती ने आज इस मौके पर लखनऊ में भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं लखनऊ की तस्वीरें, जहां बीएसपी अध्यक्ष मायावती यहां बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करती हुई नजर आ रही है। संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी यहां बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने। उनके साथ सतीश चंद्र मिश्रा और पार्टी के दूसरे नेता कार्यकर्ता भी नजर आ रहे हैं। आज देश संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर भीमराव अंबेडकर की को याद कर रहा है। आज उनकी जयंती है, इस मौके पर उन्हें याद किया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। कुछ ही देर में यानी कि करीब 9 बजे दिल्ली में संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे, उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। दो तस्वीरें, पहले तस्वीर लखनऊ से जहां पर समाजवादी पार्टी की प्रमुख, माफ कीजिएगा, बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने, और इस बीच देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने लिखा है कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को उनकी जयंती पर नमन। उन्होंने भारत की प्रगति में अप्रतिम योगदान दिया है। आज देश के लिए उनके सपनों को पूरा करने के हमारे वादे का दिन है। ये ट्वीट पीएम मोदी ने किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन करने जा रहे हैं। ऐसे में यह संग्रहालय दिल्ली में नेहरू स्मारक म्यूजियम और लाइब्रेरी परिसर में बनाया गया है। दिल्ली में जिस 3 मूर्ति भवन की पहचान अब तक नेहरू मेमोरियल म्यूजियम से थी, वो आज के बाद प्रधानमंत्री संग्रहालय के तौर पर जाना जाएगा। इस नवनिर्मित संग्रहालय का उद्घाटन आज सुबह 11 बजे पीएम नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। इस संग्रहालय में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक सभी प्रधानमंत्रियों के जीवन दर्शन को विस्तार से संग्रहित किया गया है। इस संग्रहालय की लागत करीब 271 करोड़ रुपए आई है। इसे 2018 में मंजूरी मिली थी और 4 साल के भीतर ही ये बनकर तैयार हो गया। ये संग्रहालय नेहरू म्यूजियम में करीब 10,000 वर्ग मीटर की जमीन पर बना है। भारत के संविधान को भी प्रधानमंत्री संग्रहालय में जगह दी गई है। ये संग्रहालय आजादी के बाद भारत की कहानी को अपने प्रधानमंत्रियों के जीवन और योगदान के जरिए बताएगा। चंबल की प्यास अब पानी वाली ट्रेन से बुझेगी। राजस्थान के कई इलाकों में पानी की किल्लत को दूर करने के लिए कोटा से स्पेशल ट्रेन भेजी जा रही है। तेल के टैंकरों को पानी के टैंकरों में बदल दिया गया और उन्हें लेकर चल पड़ी ट्रेन। कोटा रेलवे वर्कशॉप में केवल 5 दिन में 50 डिब्बे तैयार किए गए। इस तरह ये पानी वाली ट्रेन
राजस्थान के मारवाड़ इलाके की प्यास बुझाने रवाना कर दी गई। कोटा मंडल से ये रैक जो है ये चला जाएगा जोधपुर संभाग, जोधपुर मंडल चला जाएगा, जहाँ से ये भगत की कोठी और पाली मारवाड़ के बीच में पानी को ले जाने का काम करेगा। इस एक डिब्बे में लगभग 54,000 लीटर पानी आता है। वर्कशॉप के करीब 600 कर्मचारियों ने दिन रात काम करके रिकॉर्ड समय में ये पानी वाली ट्रेन तैयार की। और बात यूपी की, देखिए यूपी में बुलडोजर बाबा का खिताब इतना लोकप्रिय हो गया है कि इसका कई जगह इस्तेमाल होने लगा है। वाराणसी में तो एक चाय वाले ने अपनी दुकान का नामकरण ही कर दिया है। बुलडोजर चला अवैध कब्जे पर और दुकान चल पड़ी वाराणसी के रामसूरत यादव की। यूपी में बुलडोजर की राजनीतिक चर्चाओं ने रामसूरत यादव पर ऐसा असर डाला कि उन्होंने अपनी चाय की दुकान का नाम ही रख दिया बाबा बुलडोजर टी स्टॉल। कई लोग बोले कि अरे यार बुलडोजर बाबा के नाम से रखा जाए, हमके तिलकुर रखा जाए। अरे बहुत अच्छे हैं, उनका कार्यशैली अच्छी है, बदमाशों माफियाओं का सब पतन हो रहा है, आदमी कायदे से खा जी रहे हैं। बाबा बुलडोजर नाम रखने का असर भी तुरंत हुआ। इस टी स्टॉल पर ग्राहकों की आवाजाही बढ़ गई। बाबा का खौफ समझिए या बाबा का काम, जिसके वजह से दुकान की नाम रख दिए बाबा बुलडोजर। हम लोग बहुत खुश हैं। वैसे बाबा बुलडोजर का खिताब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ चस्पा हो चुका है, लेकिन ये पहला वाकया है जब किसी ने उससे प्रभावित होकर अपनी दुकान का ही नामकरण कर दिया। दिल्ली की बात कर लेते हैं, जहां 10 अप्रैल को जेएनयू के भीतर छात्रों के 2 गुटों के बीच झड़प और मारपीट का अब एक नया वीडियो सामने आया है। जानकारी के मुताबिक ये वीडियो कावेरी हॉस्टल का है। रामनवमी के दिन हॉस्टल के भीतर का ये नया वीडियो 38 सेकंड का है, जिसमें झड़प, बहस और मारपीट सब हो रही है। वीडियो में दिख रहा है हॉस्टल के भीतर छात्रों के 2 ग्रुप बिल्कुल आमने सामने खड़े हैं, बीच में गार्ड खड़े हैं, माहौल गर्म है। और इस बीच वीडियो में 6 सेकंड पर देखिए, अचानक भगवा रंग के कपड़े पहना एक छात्र फ्रेम में दिखता है और वो गार्ड के उस ओर खड़े नीले रंग की शर्ट पहने शख्स को थप्पड़ मारता है। इसके बाद थप्पड़ मारने वाले के बगल में खड़ा दूसरा छात्र ताली बजाने लगता है और फिर एक तरफ के सभी छात्र ताली बजाने लगते हैं। बताया जा रहा है कि ये पूरा हंगामा मेस मैनेजर के ऑफिस के भीतर का है, जिसे ऊपर की मंजिल से एक छात्र ने रिकॉर्ड किया है। 10 अप्रैल को जेएनयू में विवाद के दिन भी लेफ्ट के छात्रों ने एबीवीपी पर यह आरोप लगाया था कि एबीवीपी के लोगों ने कावेरी हॉस्टल में जाकर नॉनवेज खाने से मना किया था और मेस मैनेजर ऑफिस में दोनों छात्रों के गुटों में बवाल हुआ था। इसी जगह की एक दूसरी तस्वीर भी सामने आई है, जो ज्यादा क्लोज कैमरे से ली गई है, जिसमें दोनों ओर छात्र अड़े हुए हैं, एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं और बीच में सुरक्षा गार्ड पूरी कतार में खड़े हैं, छात्रों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। सीएनजी के दाम बढ़े तो गैस की कीमतों में लगी आग के चलते आम जनता पर महंगाई का अटैक जारी है। आपके किचन में पहुंचने वाली पाइपलाइन गैस यानी पीएनजी की कीमतों में एक बार फिर बड़ा इजाफा हुआ है। एक एससीएम में 4 रुपए 25 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद दिल्ली एनसीआर में पीएनजी के 1 यूनिट की कीमत अब 45 रुपए पार पहुंच चुकी है। दिल्ली में अब 1 यूनिट की कीमत 45 रुपए 86 पैसे हो गए हैं, तो नोएडा गाजियाबाद में 45 रुपए 96 पैसे, गुरुग्राम में 44 रुपए 6 पैसे प्रति यूनिट, जबकि यूपी के कानपुर में तो ये रेट 48.5 रुपए पार कर चुका है। पीएनजी सप्लाई करने वाली कंपनी आईजीएल के मुताबिक इनपुट कॉस्ट बढ़ने से गैस की कीमत में बढ़ोतरी करनी पड़ी है, लेकिन ये भी जान लीजिए कि अप्रैल महीने में ही ये पीएनजी के दाम में दूसरा बड़ा इजाफा हुआ है। इससे पहले 1 अप्रैल को पीएनजी की कीमत 5 रुपए 85 पैसे प्रति यूनिट बढ़ी थी और अब 14 अप्रैल को 4 रुपए 25 पैसे और बढ़ गए, यानी 14 दिनों के भीतर पीएनजी की 1 यूनिट पर 10 रुपए से ज्यादा दाम बढ़ चुके हैं। इससे सिर्फ दिल्ली एनसीआर के ही करीब 17 लाख परिवारों का बजट बिगड़ गया है। देखिए, कल रात पीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी के ऐलान के बाद सुबह सुबह महंगाई का एक और झटका दिया गया। सीएनजी के दाम भी एक बार फिर बढ़ गए। 1 किलो सीएनजी की कीमत में 2 रुपए 50 पैसे की बढ़ोतरी हो गई है। दिल्ली में सीएनजी की कीमत 71 रुपए 61 पैसे
प्रति केजी हो गई है, तो सबसे ज्यादा रेवाड़ी में सीएनजी के दाम 82 रुपए पार कर गए हैं। एक नजर डालिए अलग अलग शहरों में सीएनजी की नई कीमत पर। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में पीएनजी की बात भी कर लेते हैं, 45 रुपए 86 पैसे, नोएडा में 45 रुपए 96 पैसे, गाजियाबाद में 45 रुपए 96 पैसे, गुरुग्राम में 44 रुपए 6 पैसे, कानपुर में 48 रुपए 60 पैसे पीएनजी की कीमत हो गई है। पीएनजी के दाम में जो बढ़ोतरी हुई है, उसके बाद अब जो घर पर आप जिस गैस पर खाना बनाते हैं उसके दाम किस तरह से बढ़े। और आइए आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम महिलाओं को अपहरण और रेप की धमकी देने वाला महंत बजरंग मुनिदास आखिरकार यूपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। उसे लखनऊ से खैराबाद लौटते वक्त रास्ते में ही गिरफ्तार कर लिया गया। ये महंत बजरंग मुनिदास का उस वक्त का वीडियो है जब सीतापुर पुलिस उसे गिरफ्तार करके थाने लाई। बुधवार को लखनऊ से खैराबाद लौटते समय रास्ते में अटारिया के पास पुलिस ने उसे धर दबोचा। हेट स्पीच देने के मामले में महंत के विरुद्ध धारा 298 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। एक वायरल वीडियो में सीतापुर जिले में एक मस्जिद के बाहर एक सभा को संबोधित करते हुए इस महंत ने रेप की धमकी दी थी। हालांकि पुलिस में मामला दर्ज होने के बाद उसने माफी भी मांगी थी, लेकिन उसके गुनाह को गंभीर मानते हुए जिला जज ने उसे गिरफ्तारी के बाद सीतापुर जेल भिजवा दिया। और उस बीच एक बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, पीएम मोदी ने पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ को बधाई देते हुए एक चिट्ठी लिखी है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। शहबाज शरीफ ने हाल ही में शपथ ली है प्रधानमंत्री पद की पाकिस्तान में इमरान खान के जाने के बाद, और अब पीएम मोदी ने बधाई देते हुए चिट्ठी लिखी है शहबाज शरीफ को। आशीष कुमार सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। आशीष, अहम हो जाता है पीएम मोदी का ये कदम, क्या कुछ जिक्र है इस चिट्ठी में, कुछ जानकारी मिल पाई हो? देखिए, प्रधानमंत्री ने जिस तरह से जिस दिन प्रधानमंत्री का पदभार संभाला था पाकिस्तान की संसद में शहबाज शरीफ ने, उसी दिन ट्वीट करके उन्हें बधाई दी थी। हमें सोर्सेज ने इस बात की जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा खत लिख करके, चिट्ठी लिख करके उसी आधार पर, उसी लाइन पर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को अपनी तरफ से शुभकामनाएं भेजी हैं। कांग्रेचुलेटरी मैसेज है ये लेटर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, और निश्चित तौर पर आदर्श ये काफी अहमियत रखता है, क्योंकि जिस तरह के रिश्ते भारत और पाकिस्तान के इमरान रिजीम के दौरान रहे हैं, उसके बाद भले ही ये कष्टकरी हो कि एक देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश के प्रधानमंत्री को पद संभालने पर अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हो, लेकिन इसको अवॉइड भी किया जा सकता था। ये निश्चित तौर पर इंडिकेट करता है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने नवाज शरीफ को रिश्ते सुधारने का मौका दिया था, कहीं ना कहीं इच्छा भारत ने एक बार फिर से जाहिर कर दी है कि जो नई रिजीम आई है पाकिस्तान में, वो भारत के साथ संबंध सुधारने के लिए सकारात्मक कदम उठाए। ठीक आशीष, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, पाकिस्तान में भारत का नाम लिए बगैर ना वहां की सरकार का गुजारा होता है और ना वहां के विपक्ष का। सत्ता जाने के बाद इमरान खान ने पहली रैली की, बोले कि उनके हटने की सबसे ज्यादा खुशी भारत में मनाई गई। पाकिस्तान की सत्ता से बड़े बेआबरू होकर निकले इमरान खान ने फिर भारत का जिक्र किया, लेकिन इस बार तारीफ नहीं की बल्कि आरोप लगा दिया। प्रधानमंत्री की कुर्सी जाने के बाद इमरान खान ने कल रात पेशावर में बड़ी रैली की। उन्होंने फिर अमेरिका पर निशाना साधा, बोले कि पाकिस्तान में डाकुओं के सरदार सत्ता में बैठा दिए गए हैं। अब खबर खेल के मैदान से। आईपीएल की सबसे कामयाब टीम मुंबई इंडियंस को कल रात लगातार 5वीं हार मिली। क्या रोहित का खराब फॉर्म है इन हार की सबसे बड़ी वजह? 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस की आईपीएल 2022 में ये लगातार 5वीं हार है। हर बार मुंबई की गाड़ी देर से रफ्तार पकड़ती है, लेकिन इस सीजन में तो मुंबई ने हार का रिकॉर्ड बना दिया। 2014 के बाद ये दूसरा मौका है जब मुंबई पहले 5 मैच हारी है। कल रात मुंबई को पंजाब ने 12 रन से हराया। इससे पहले बेंगलोर ने मुंबई को 7 विकेट से मात दी थी। कोलकाता ने मुंबई को 5, वहीं दिल्ली ने 4 विकेट से धोया था। राजस्थान ने मुंबई को 23 रन से मात दी थी। मुंबई की हार की सबसे बड़ी वजह है कप्तान रोहित शर्मा की बैटिंग, जो अब तक चली नहीं है। टूर्नामेंट के 5 मैच में रोहित के सिर्फ 108 रन हैं। पंजाब के खिलाफ 199 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए कल रात रोहित सिर्फ 28 रन पर आउट हो गए। और इसी के साथ फिलहाल नमस्ते भारत के आज के सफर में इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात।